फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे खौफनाक सीन से जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पूरे शरीर में खून के छींटे थे और वो लड़का बेसबॉल बैट के साथ एक एक करके उस घर के सभी सदस्यों को मार रहा था। कौन है ये लड़का, आखिर क्यों कर रहा है ये सब, इसका कारण आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। कहानी अब 34 साल आगे बढ़ती है और तब हम देखते हैं एक शख्स को जिसका नाम एडन था। एक हादसे में एडन ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया और वो अब अपने बेटे की यादों के सहारे जी रहा था। एडन ने अपने बेटे की याद में एक रोबोट बनाया जिसका नाम उसने अपने बेटे के ऊपर रखा था रॉबिन। एडन उस रोबोट को सिर्फ मशीन नहीं मानता बल्कि अपने बेटे की तरह ही प्यार करता था। जब रोबोट रॉबिन की आंखें पहली बार खुलती हैं और उसका हाथ हिलता है तो ये देखकर एडन की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है जैसे उसका बेटा फिर से लौट आया हो। लेकिन एडन को अब इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जो बनाया है अब वो कोई साधारण मशीन नहीं रही। अब इसमें भी सोचने समझने और इंसानों जैसी भावनाएं विकसित होने लगी थीं। इन्हीं भावनाओं में से सबसे पहली भावना थी जलन। अब वो रोबोट एडन के प्यार को महसूस करने लगा था और उसे हर उस चीज से नफरत होने लगी जो एडन के करीब आए, खासकर उस पालतू बिल्ली से। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एडन की उस पालतू बिल्ली को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि उस रोबोट का था। वो नहीं चाहता था कि एडन का प्यार उसके अलावा किसी और को भी मिले। इससे हमें रॉबिन के अंदर की जलन और हैवानियत का पता चलता है कि वो एडन का प्यार पाने के लिए किस हद तक गुजर सकता है। अब कहानी में आता है लियो, जो 5 साल से एक लड़की के साथ रिश्ते में था। वो अब उसे प्रपोज करता है। वो लड़की बहुत खुश होती है, लेकिन लियो के चेहरे की मुस्कान के पीछे एक बड़ा राज छुपा था। लियो गहरे कर्ज में डूबा था। कर्जदार वाले हर पल लियो पर नजरें गड़ाए बैठे थे। लियो अपनी प्रेमिका को बताता है कि वो उसे अपने सबसे खास दोस्त से मिलाने ले जा रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि एडन है। जब वो दोनों एडन के घर पहुँचते हैं तो एडन काफी बूढ़ा और कमजोर दिखता है। उसकी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी होती है। वो लियो को पहचानने में थोड़ा वक्त लगाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद एडन को सहारा देते हुए लियो की गर्लफ्रेंड उसे घर के अंदर ले जाती है और ऊपर बालकनी से रॉबिन सब कुछ देख रहा होता है। लियो अब घर के अंदर आता है और एडन की कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है, जहां हमें पता चलता है कि एडन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। उसने रॉबिन से पहले और भी कई रोबोट बनाए हैं। लियो को दरवाजे पर कुछ आहट सुनाई देती है और जैसे ही वो उस दरवाजे के करीब पहुंचता है उसे वहां रॉबिन खड़ा दिखाई देता है। लियो घबराते हुए जैसे ही उस दरवाजे का पर्दा हटाता है रॉबिन वहां से गायब हो जाता है। अब वो सभी मिलकर रात को एक साथ डिनर करते हैं, जहां पर लियो अपने अंकल एडन को बताता है कि वो दोनों अब बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, जिसे सुनकर एडन काफी खुश हो जाता है। और तभी लियो की नजर फायर प्लेस में बैठे रॉबिन पर जाती है। लियो बड़े ही गौर से रॉबिन को देख रहा होता है कि तभी एडन पूरे गर्व से कहता है, ये है मेरा रॉबिन, मेरा एकमात्र सहारा, और इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। अगली सुबह मेड रोज की तरह कहीं नजर नहीं आती। एडन को यह बात परेशान करने लगती है क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब वो बिना जानकारी दिए गायब थी। तभी एडन को रॉबिन के चेहरे पर खून के निशान दिखाई देते हैं और वो रॉबिन को उठाकर गोदाम में लेकर जाता है और वहाँ जांच करने पर एडन को रॉबिन के अंदर से मेड के कपड़ों के कुछ टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर एडन घबराते हुए कहता है, क्यों किया तूने ये सब? और फिर गुस्से में एडन रॉबिन की बैटरी निकाल देता है और रॉबिन को उसी गोदाम में छोड़कर वहां से चला जाता है। एडन के वहां से जाने के बाद रॉबिन की आंखों में फिर से नीली रोशनी चमकने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो फिर से जिंदा हो गया हो। अगले दिन एडन को ऊपर वाले कमरे से हल्की पियानो की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने कमरे की तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि अंदर रॉबिन एक बड़े शीशे के सामने खड़ा है, जो खुद को बड़ी गहराई से देख रहा होता है, मानो जैसे उसको ये रोबोट का शरीर पसंद आ गया हो। अब रॉबिन धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाना शुरू करता है, मानो वह ये सीख रहा हो कि इंसान कैसे पलकें झपकाते हैं। अब एडन रॉबिन की जांच करता है और देखता है कि रॉबिन अब बिना किसी बैटरी और पावर के चल रहा था। ये सब देखकर एडन समझ जाता है कि उसका बेटा रॉबिन अब वापस आ चुका है। अब उसी रात लियो घर में छुपे तिजोरी की तलाश में लग जाता है। सभी जगह चेक करने के बाद वो ऊपर वाले कमरे में जाता है और वहाँ पर उसे एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। तभी वहाँ रखा बड़ा बक्सा अचानक से अपने आप खुल जाता है
लियो धीरे धीरे उस बक्से के करीब जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ पुराने खिलौने रखे हुए थे जिनसे रॉबिन अक्सर खेला करता था, और उस बक्से में एक शर्ट भी मिलती है जिस पर रॉबिन लिखा हुआ था। ये सब देखने के बाद जैसे ही लियो बक्सा बंद करता है, अचानक से वो रोबोट लियो के चेहरे के बिल्कुल सामने आ जाता है, जिसे देखकर लियो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ पर एडन आकर लियो को संभालता है। अब एडन लियो को अपने अतीत के बारे में बताता है कि उसका एक बेटा था रॉबिन और ये बक्सा उसकी आखिरी अमानत है। तब लियो एडन से उसके बेटे के साथ हुए हादसे के बारे में पूछता है तो एडन कहता है कि मैं किसी काम से शहर गया हुआ था और जब वापस आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। कई लोग ये कहते हैं कि आग लगने की वजह से रॉबिन की जान गई, और कई लोग ये भी कहते हैं कि रॉबिन घर से कहीं दूर भाग गया था और उस सदमे के चलते मेरी बीवी ने अपनी जान ले ली थी। तभी एडन लियो को बताता है कि उसका बेटा अब वापस आ चुका है, उसकी आत्मा उसकी द्वारा बनाए हुए रोबोट में है और वो रॉबिन की रूह को महसूस कर सकता है। ये सुनकर लियो चौंक जाता है और लियो को लगता है कि एडन अब पागल हो चुका है। अगली सुबह एडन के घर पर 2 पुलिस ऑफिसर पूछताछ के लिए आते हैं। वे एडन से सवाल करते हैं कि फ्रेया के भाई सैम ने रिपोर्ट की है कि उसकी बहन पिछले 2 दिनों से लापता है। फ्रेया इसी घर में मेड के तौर पर काम करती थी और आखिरी बार रात करीब 9 बजे उसे इसी घर में देखा गया था। उस रात उसने इसी जगह से एक टैक्सी बुक की थी, लेकिन ड्राइवर के मुताबिक वो बाहर आई ही नहीं। पुलिस पूछती है कि वो अब कहाँ है। एडन अंदर से घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि रॉबिन ने ही शायद फ्रेया के साथ कुछ गलत किया है। उसकी हिचक और डर को देखकर पुलिस वालों को एडन पर और शक होने लगता है, लेकिन उनके पास सर्च वारंट नहीं होता, इसलिए वे फिलहाल कोई कार्रवाई किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फ्रेया का भाई लोकेशन ट्रैक करते हुए एडन के घर पहुँच जाता है और छुपकर गोदाम की तरफ आगे बढ़ता है। गोदाम में पहुंचकर सैम फ्रेया के नंबर पर कॉल करता है तो उसे वहां पर फोन की रिंग सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए सैम जैसे ही फोन के करीब पहुंचता है, वो देखता है कि फ्रेया की लाश बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है। ये देखकर सैम एकदम टूट जाता है और वो घबराते हुए पुलिस को कॉल करता है कि तभी वहाँ पर अचानक रॉबिन आ जाता है और इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, रॉबिन सैम पर हमला करके उसे भी वहीं पर मार देता है। मेड का गायब होना, पुलिस की पूछताछ, रोबोट का अलग बर्ताव एडन के शक को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो फिर से रॉबिन के पास आकर पूछता है, क्या इन सब घटनाओं के पीछे तुम्हारा ही हाथ है? लेकिन रॉबिन कुछ नहीं कहता, बस पलके झपका रहा होता है। बहुत बार पूछने के बाद आखिरकार रॉबिन कुछ हरकत करता है और टेबल पर खुरचकर बड़े अक्षरों में नो लिखता है। उन दोनों की ये सब बातें बाहर लियो भी चुपके से सुन रहा होता है और जैसे ही वो अंदर आता है, सब कुछ देखकर लियो भी आश्चर्य में पड़ जाता है। अब लियो ठान लेता है कि वो रॉबिन की मौत की असली वजह जानकर रहेगा। अब लियो को शक होता है कि कुछ बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। वो एडन की पुरानी बातें खंगालता है और इंटरनेट पर रॉबिन की पुरानी तस्वीरें और रिपोर्ट्स खोजता है। उसे एक पुरानी न्यूज रिपोर्टर की पोस्ट मिलती है जिसमें बताया गया था कि रॉबिन की बर्थडे पार्टी में कुछ बेहद अजीब हुआ था। लियो अब उस रिपोर्टर से बात करता है और रिपोर्टर लियो को बताता है कि उस दिन रॉबिन को एक मजाक के तौर पर बेसमेंट में बंद कर दिया गया था। जब वो बाहर आया तो उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। उसने बर्थडे पार्टी में आए सभी मेहमानों पर हमला कर दिया, सबको मार डाला। रॉबिन ने अपनी माँ पर भी हमला किया और तब एडन ने मजबूरी में खुद अपने बेटे को गोली मार दी थी। रिपोर्टर के द्वारा बताई गई सच्चाई सुनकर लियो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है कि तभी लियो की गर्लफ्रेंड उसके मोबाइल में कर्जदार के सभी धमकी भरे मैसेज पढ़ लेती है और उस पर भड़क उठती है। तभी लियो उसे समझाता है कि वो ये सब अपने उसी कर्ज को चुकाने के लिए कर रहा है और लियो अपनी गर्लफ्रेंड से वादा भी करता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो उससे जरूर शादी करेगा। पहले तो लियो की गर्लफ्रेंड को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन मजबूरन उसे भी लियो के इस प्लान में शामिल होना पड़ता है। अब दोनों मिलकर एडन की कॉफी में नींद की गोलियां मिलाकर उसे देते हैं। तभी दरवाजे पर वही 2 पुलिस ऑफिसर फिर से छानबीन के लिए आते हैं, क्योंकि इस बार सैम भी गायब था और आखिरी बार सैम ने पुलिस को इसी घर से कॉल किया था। वो दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो दोनों फैसला करते हैं कि पीछे के रास्ते घर के अंदर घुसेंगे। एक ऑफिसर पीछे के रास्ते से बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर रॉबिन पहले से ही उस लेडी ऑफिसर का इंतजार कर रहा
रहा था और तभी रॉबिन उस लेडी ऑफिसर को भी बुरी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। कुछ देर बाद अपनी पार्टनर को ढूंढते हुए दूसरा ऑफिसर भी उसी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन रॉबिन उस ऑफिसर को भी बेरहमी से जलाकर मार डालता है। उधर लियो और उसकी गर्लफ्रेंड एडन की नींद में होने का फायदा उठाकर तिजोरी की तलाश में लग जाते हैं। तभी लियो की गर्लफ्रेंड को जमीन का एक हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ लगता है। वो फर्श की एक स्लब हटाती है और नीचे छुपा हुआ एक खुफिया बेसमेंट मिलता है। बेसमेंट में चारों तरफ धूल और पुरानी शराब की बोतलें रखी थीं, लेकिन लियो की नजर सिर्फ तिजोरी पर थी। दोनों बेसमेंट के एक कोने में पहुंचते हैं और आखिरकार उन्हें तिजोरी नजर आती है। दोनों एक पल के लिए खुशी से भर जाते हैं। लियो को याद आता है एडन हमेशा अपने बेटे की बर्थ डेट को पासवर्ड बनाता था। वो पासवर्ड डालता है और तिजोरी खुल जाती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, न पैसे, न गहने, न ही कोई दस्तावेज, सिर्फ खालीपन। दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। तभी एक लोहे की रॉड पीछे से उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है। रॉबिन ने उस पर हमला कर दिया था। लियो चौंक जाता है, चीखता है, पर अब उसके पास शोक मनाने का भी समय नहीं था। वो पास पड़ी एक रॉड उठाता है और रॉबिन पर हमला करता है। रॉबिन पलटकर लियो पर एक कांच का टुकड़ा फेंकता है जो उसके सिर पर लगता है। लियो बेहोश होकर गिर जाता है। लियो की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। रॉबिन बोलना शुरू करता है और उसकी आवाज में अजीब सी मासूमियत और दर्द था। लियो चौंक जाता है क्योंकि वो रोबोट अब बोल रहा था जैसे उसके अंदर रॉबिन की आत्मा हो। अब रॉबिन लियो से उसके बारे में पूछना शुरू करता है। तुम इस घर में क्यों आए थे लियो? क्या लेने आए थे? लियो झूठ बोलता है, मैं बस एडन से मिलने आया था। तभी रॉबिन बिना कुछ कहे एक नेल गन से लियो पर हमला करता है। लियो दर्द से चीख उठता है। रॉबिन अब लियो को तड़पाना शुरू करता है और आखिरकार लियो सच बोलता है। वो कहता है, हाँ, मैं एडन का कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। मैंने बस उसकी कमजोर याददाश्त का फायदा उठाया और इस घर में चोरी करने का प्लान बनाया। मैं इस घर में सिर्फ तिजोरी खोजने आया था ताकि मैं अपने सारे कर्ज चुका सकूं। इसी बीच रॉबिन लियो पर एक बार फिर नेल गन से हमला करने ही वाला होता है। तभी लियो एक गिरी हुई कील से अपनी रस्सी काटना शुरू करता है। लियो झट से रस्सी तोड़ता है और वो रॉबिन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब लियो वही नेल गन उठाकर उस पर निशाना साधता है, पर तभी पीछे से गोली चलती है और लियो की छाती से खून बहने लगता है। तब हम देखते हैं कि लियो को गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एडन था। वो वही बंदूक पकड़े हुए पीछे खड़ा था जिससे उसने अपने बेटे को गोली मारी थी। अब एडन को पूरा विश्वास हो गया था कि उसका बेटा रॉबिन अब वापस आ चुका है और वो अब फिर से उसे नहीं खोना चाहता। एडन अपनी बाकी की जिंदगी रॉबिन के उस रूह के साथ गुजारने का फैसला करता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एडन फिर से रॉबिन को रिपेयर करता है और एकदम पहले जैसा बना देता है, लेकिन इस बार रॉबिन की लाल आंखों से हमें ये पता चलता है कि अब ये रॉबिन और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है। एक बाप अपने बेटे को खोकर उसे फिर से पाने की कोशिश में खुद को भी खो बैठा और आज उस घर में ना कोई इंसान बचा है, ना कोई इंसानियत। बस अब उस घर में सिर्फ दो ही लोग जिंदा बचे थे, एक बूढ़ा बाप और उसका खतरनाक बेटा, जो अब खून से नहीं बल्कि एक बैटरी से जिंदा है।